हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और पढ़ाई कैसी चल रही है सभी की। देखिए हम जो रोज़ 12 बजे पर हमारी ये जो मैनेजमेंट की क्लास है ये रखते हैं। सबको उम्मीद करती हूँ समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम इसको बिल्कुल हमारे दैनिक जीवन में जैसी लाइफ है उससे कोरिलेट करके हम इसको पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़, शब्दों का ऐसा चयन करते हैं जो आपको याद हो जाए, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बिल्कुल टफ़ नहीं है। बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी होती है जो हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। तो यहाँ पर इन क्लासेस के साथ हम बस यही करते हैं कि उस कठिन भाषा को समझते हैं ताकि वो हमें सरल लगने लगे। इसीलिए ये क्लासेस हमने रखी इसी उद्देश्य से कि आपका जो डर है मैनेजमेंट के लिए कठिन शब्दों के चलते वो दूर हो सके और आपको मैनेजमेंट बिल्कुल ईजी लगे अदर सब्जेक्ट्स की तरह। ठीक है, तो हमने नेतृत्व 3 क्लास में पूरा कर लिया। 3 क्लासेस लगी थी हमारे नेतृत्व की, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। फीडबैक मिला जो मुझे कमेंट्स के थ्रू आपके, कि काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सामुदायिक संगठन। इसके बारे में हम जानेंगे किसी क्या परिभाषा है, क्या है क्या नहीं, सारा हम देखते हैं अब। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारे काम छोड़ देंगे अगले 45 मिनट या 1 घंटे के लिए, हो सकता है और कम भी लगे टाइम। सारे काम छोड़ देंगे, अपने सोफ़े पर या बेड पर कहीं पे भी ऐसी मुद्रा में बैठ जाइए कि आप बिल्कुल सुकून शांति से बैठ सकें, क्योंकि आपको एक एक शब्द को बिल्कुल समझना है और दिमाग में उतार लेना है। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपको रट जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो हम परिभाषा देखते हैं कि सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह मिलकर अपने समुदाय की सामाजिक कल्याण की आवश्यकताओं का निर्धारण करते हैं, उनके लिए उपाय तय करते हैं और आवश्यक साधनों को जुटाते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये भाषा आपको समझ में आई है, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल समझ में नहीं आई है, इन्होंने क्या बोल दिया। अब शुद्ध अपनी भाषा में अपन समझते हैं कि सामुदायिक संगठन वो होता है जिसमें कुछ व्यक्ति जो एक साथ जुड़ते हैं। ठीक है, समस्याओं को पहचानते हैं कि कहाँ पे समस्या है और फिर उस समस्या का मिलकर समाधान करते हैं। ठीक है, और उस समाधान को करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए जिन संसाधनों की, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो साथ में मिलकर जुटाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सामुदायिक संगठन कहते हैं। इतनी सरल बात को उन्होंने इतने कठिन शब्दों में कहा कि सबके दिमाग से ऊपर निकल गया। जबकि इसी चीज़ को अगर आसानी से कोई बताना चाहे तो एक बच्चा भी बता सकता है कि सामुदायिक संगठन मतलब क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमसे आगे शब्द है इसमें, आगे एक बताया हुआ है फैक्ट इसमें कि जैक रॉथमैन नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने सामुदायिक संगठन शब्द प्रतिपादित किया। किसने किया, जैक रॉथमैन ने। अब ऐसे याद हो जाएगा कि आपको, बिल्कुल नहीं होगा। मैं बता रही हूँ कैसे आप याद करोगे। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने जो जगन्नाथ जी का जो रथ रहता है देखा होगा, देखा है, जो जगन्नाथ जी का रथ जो निकलता है उसको कई सारे लोग मिलकर उसको खींचते हैं, उसको खींच के ले जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि हैवी होता है, तो बहुत सारे लोग मिलकर उस रथ को धीरे धीरे करके खींचते हैं। तो एक तरह से उन्होंने क्या करा, संगठन बना लिया, सब लोग आपस में मिल गए और रथ को आसानी से खींच लिया। तो ऐसे ही रॉथमैन को हम याद रखेंगे सामुदायिक संगठन से। रॉथमैन को रथ बना दो, सामुदायिक संगठन को सामुदायिक संगठन ही रहने दो। बस सामुदायिक संगठन मिलकर एक रथ को खींच सकते हैं, ऐसे आपको याद रख लेना है। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिक फ़नी हो सकती है लेकिन आपके दिमाग में बैठ जाएगी। जब भी सामुदायिक संगठन की बात याद आएगी आपको जगन्नाथ जी का रथ याद आ जाना चाहिए कि उसको मिलकर लोग खींच रहे हैं। ऐसे दिमाग में पिक्चर बना लेना है, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। सामुदायिक संगठन का अर्थ आप समझते हैं और क्या है कि समुदाय की पहचान कैसे होगी। यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में मिलकर रहने वालों का समूह होता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से मतलब है आसपास के लोग,
ऐसा नहीं है कि दूर दूर है वो संगठन कैसे बना पाएंगे। एक कहीं रह रहा है, एक विदिशा में, एक रायसेन में, एक कहीं है, तो क्या उनका संगठन बन पाएगा? कोई आवश्यकता आ जाएगी तो क्या वो झट से उपस्थित हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, आने में टाइम लग जाएगा उनको। तो क्या होगा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह होता है। सदस्यों में सामुदायिक भावना होती है। सामुदायिक भावना का होना भी ज़रूरी है। मान लीजिए एक ही जगह पर हैं लेकिन उनमें समुदाय के प्रति कोई भाव ही नहीं है, वो ये समझे कि हमारा काम तो बढ़िया चल रहा है, हमें क्या करना समुदाय से, तो ऐसा भी नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होना चाहिए। दूसरा, सदस्यों में समुदाय के प्रति भावना होनी चाहिए। ठीक है, अब समुदाय का निर्माण कैसे होता है ये देख लेते हैं। अनेक समुदाय मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। ठीक है, पहले समुदाय बनता है और उन समुदायों से मिलकर क्या बनता है, समाज बनता है। ठीक है, समूह का निर्माण व्यक्तियों की आपसी चेतना और अंतर्क्रिया से होता है। समूह का निर्माण कैसे होता है, व्यक्तियों की आपसी चेतना से होता है और अंतर्क्रिया से होता है। ठीक है, आपसी चेतना से मतलब है आपसी समझ से, है ना। आपसी समझ से बनेंगे ना भाई। 4 लोग साथ में रह रहे हैं या आसपास के लोग रह रहे हैं तो संगठित होकर रहना, ये उनकी चेतना की बात है, उनकी समझ की बात है कि संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, संगठित रहेंगे तो साथ में मिलकर कुछ हो जाएगा। अकेले रहेंगे तो अकेले का कल्याण होगा, साथ मिलकर रहेंगे तो सभी का विकास होगा, सभी का डेवलपमेंट होगा एक तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समुदाय का निर्माण व्यक्तियों की आपसी चेतना और अंतर्क्रिया से होता है। इसके बाद सामाजिक प्राणी क्या होते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं जो एकत्रित रहना पसंद करते हैं। मनुष्य कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है जो एक साथ रहना पसंद करते हैं, अलग अलग नहीं भागते हैं। एक मनुष्य की पहली आवश्यकता होती है समुदाय में रहना, समाज में रहना। वो समाज में है तो ही सुरक्षित है, नहीं तो फिर पूरा कितना ही बड़ा शहर हो, जंगल है उसके समान, कोई भी आके उसको कुछ भी नुकसान पहुंचा के चला जाएगा, है ना। तो क्या होगा, मनुष्य सामाजिक प्राणी है जो एकत्रित रहना पसंद करता है। सेकंड इसका आएगा पॉइंट, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भरता होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या होती है, दूसरों पर निर्भरता होती है। जैसे हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। एक अगर किराने की दुकान है किसी इंसान की और किसी इंसान की कपड़े की दुकान है, तो वो एक दूसरे पर निर्भर है कि नहीं है। कपड़े वाला किराने वाले पर निर्भर है, किराने वाला कपड़े वाले पर निर्भर है, दोनों एक दूसरे से निर्भर है एक दूसरे के लिए, क्योंकि हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। एक ही व्यक्ति एक ही टाइम पर ना कपड़े बेच सकता है, ना ही वो दुकान कर सकता है, एक काम वो कर सकता है। समुदाय का अर्थ अभी वही चल रहा है, अपना समुदाय का अर्थ ही चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं, समुदाय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो समझिए। अंग्रेजी कम्युनिटी शब्द लैटिन कॉम मतलब एक साथ और म्यूनस सेवा करने से आया है। कम्युनिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कॉम और म्यूनिस से आया है, जहाँ पे कॉम का मतलब होता है एक साथ और म्यूनिस का मतलब होता है सेवा करना। ठीक है, तो मतलब एक साथ सेवा करना, कुल मिलाकर कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया, एक साथ सेवा करना, एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे के प्रति सेवा भाव की भावना, एक दूसरे के कल्याण की भावना। ठीक है, ये आपका कम्युनिटी कहलाएगा। इसके बाद मुख्य बातें हैं, सामुदायिक संगठन का उद्देश्य समाज कल्याण को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, सामुदायिक संगठन का उद्देश्य समाज कल्याण को बढ़ावा देना होता है। सामुदायिक भावना और निश्चित भूभाग की आवश्यकता है। सामुदायिक भावना और निश्चित भूभाग की आवश्यकता है। पहली चीज़ तो एक दूसरे का कल्याण है और एक दूसरे के कल्याण के साथ समाज का कल्याण है। 4 लोग मिलकर कोई काम करेंगे तो बेहतर कर सकते हैं और उनका काम बेहतर होगा तो देश का विकास भी बेहतर ही होगा। जैसे मैंने आपको सामुदायिक विकास में एक उदाहरण दिया था कि अगर किसी गांव में अच्छा स्कूल नहीं है और उस गांव का रिच पर्सन अगर ये सोचे कि मैं तो अपने बच्चों को बाहर भेज दूंगा पढ़ने के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या इससे समुदाय का विकास हो रहा है? नहीं हो रहा। उस समुदाय में आज भी स्कूल नहीं है, लेकिन अगर वो सभी लोग मिलकर ये प्रयास करें कि इसी गांव में एक अच्छा स्कूल खुले तो किसी को भी बाहर जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनके गांव में ही स्कूल खुलेगा और धीरे धीरे समाज का विकास होगा। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। आगे बढ़ेंगे, अब इसका परिचय देखते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इसका आरंभ हुआ है 2 अक्टूबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
ठीक है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत हुई है। अच्छा, हमने सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम था उसकी शुरुआत भी सेम हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को, है ना, पढ़ा था ना। उसकी हमने ट्रिक भी देखी थी कि 2 अक्टोपस जो है वो कहाँ आ जाते हैं? समुदाय में आ जाते हैं। 2 अक्टोपस समुदाय में घुसकर आ जाते हैं और सब डर जाते हैं, तो 1 बाय 1 उनको मार दिया जाता है। 2 अक्टोपस यानी 2 अक्टूबर, 1 बाय 1 यानी 52, 1 बाय 1 को 52 से अपन ने कोरिलेट करा था, तो 1 बाय 1 उनको मार दिया जाता है। चूँकि यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है, तो ये लाइन ऐड कर दो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 बाय 1 उनको मारा। इनको एक खूनी करार कर दिया जाए, ठीक है। इन्होंने ही 2 अक्टोपस को 1 बाय 1 मारा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, इसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देना। ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य है। गांव की जो परिवेश है इसको अच्छा बनाना, इसको गुणवत्ता में सुधार लाना, इसकी क्वालिटी इम्प्रूव करना, ये इसका काम है। और फिर है विशेषता, तो भारत की पहली व्यापक ग्रामीण विकास योजना है ये। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की पहली व्यापक ग्रामीण विकास योजना कौन सी है? तो वो यही है, सामुदायिक संगठन, ठीक है। सामुदायिक संगठन या सामुदायिक विकास दोनों ही आ सकते हैं, दोनों के उद्देश्य क्योंकि सेम है। ओके, अगला है लक्ष्य क्या है? गांव को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना। गांव को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन था, ठीक है। मतलब हमारे सामने स्वतंत्रता के बाद 2 बड़ी चुनौतियां थी, जिसमें पहली थी ग्रामीण विकास और दूसरी थी गरीबी उन्मूलन। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख समस्याएं थीं। तो गांव की प्रमुख समस्या क्या थी? कृषि का साधन उपलब्ध नहीं थे, शिक्षा की कमी थी, स्वास्थ्य सही नहीं था और बुनियादी ढांचे की कमी थी। तो इन्हीं समस्याओं का समाधान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब आते हैं हम परिभाषाओं पे, ठीक है। परिभाषा, सामूहिक संगठन की परिभाषा देखते हैं। भाई, सामूहिक संगठन लोगों के उस समूह को कहते हैं जो किसी सामान्य उद्देश्य या सामान्य लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं। समझ में आया? सामुदायिक संगठन क्या होता है? उन समूह को कहते हैं जो किसी समान उद्देश्य या समान लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं। एक कोई प्रॉब्लम है, एक कोई लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए या उसमें सुधार के लिए जब 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सामूहिक संगठन कहते हैं, ठीक है। आपके घर के बाहर या कहीं पर भी अगर नाग देवता प्रकट हो जाते हैं, नागदेव प्रकट हो जाते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए या उसको मारने के लिए 4 लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको क्या हुआ? भाई, सामूहिक संगठन ही तो हुआ। सब लोग मिलकर एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं कि उसको किसी तरह से पकड़ लें, क्योंकि वो समस्या है, उस समस्या को दूर कर दें। ये सामूहिक संगठन हो गया आपका, ठीक है। बिल्कुल आसान से उदाहरण से हमने इसको समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। महत्व क्या है इसका? सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देता है, सामुदायिक जीवन में सुधार करता है और विकास के लिए संसाधनों को संगठित करने में मदद करता है, ठीक है। सामुदायिक प्रयासों को बढ़ावा देता है कि सामूहिक प्रयास से मतलब है एकता की भावना, इसको बढ़ावा देता है। सामुदायिक जीवन में सुधार करता है, हमारा जो जीवन है, आम जीवन, इसको सभी के जीवन में सुधार करता है। सामूहिक से मतलब क्या आ जाएगा? सामुदायिक से मतलब पूरे समुदाय का। सामुदायिक विकास में सुधार करता है और विकास के लिए संसाधनों को संगठित करने में मदद करता है, ठीक है। विकास के लिए संसाधनों को संगठित करने में मदद करता है। मान लीजिए किसी एक इंसान के पास, ऐसा समझ सकते हो कि देखा होगा हम लोग इंडियंस नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे किसी के यहाँ पे कई चीज़ें होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, किसी की बिल्डिंग बन रही है, कुछ हो रहा है, जो एक बेसिक सा उदाहरण है, हंसने वाली बात नहीं है, होता है ऐसा, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो रेत छानने वाला छन्ना होता है ना, बड़ा सा, हर किसी के पास नहीं होता है।
तो क्या करते हैं आपस में एक दूसरे से बांट लेते हैं, तुम्हारे यहाँ बना तो लाओ हमको दे दो, फिर इसके यहाँ बना तो दे दो, खरीदना नहीं, एक दूसरे से शेयर कर लेना है। तो ये क्या कहलाएगा आपका संसाधनों को संगठित करने में मदद ही तो कर रहा है एक तरह से। मतलब संसाधन है तो नहीं है, लेकिन अपन ने एक दूसरे से बांट लिए तो काम चल गया ना अपना उतने टाइम के लिए। तो ऐसे आपका काम चल जाता है एक संगठित होकर रहने से। ठीक है, अगली आता है हमारा उदाहरण लेते हैं इसका। चलो इन्होंने एक और उदाहरण दिया है यहाँ पे, तो वो समझ लेते हैं। स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, ये सब उदाहरण है इसके। स्वयं सहायता समूह समझते हो ना आप लोग क्या होते हैं, है ना। इसके बाद किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियाँ। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपकी उदाहरण हो जाएंगे किसके, सामुदायिक संगठन के। अब इसकी परीक्षा में क्या उपयोगिता है, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण में सामूहिक रणनीतियों की समझ। ठीक है, परीक्षा में उपयोगिता क्या हो जाएगी, ग्रामीण विकास की समझ होगी इसमें। अगर इसको पढ़ते हो तो ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण में सामूहिक रणनीतियों की समझ बैठती है इसमें। आगे चलेंगे। अब भारत में इसकी शुरुआत किस व्यक्ति ने करी वो हम जानेंगे। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है वो इटावा परियोजना से हुई। इटावा परियोजना 1948 में। ठीक है, इटावा परियोजना के नाम से 1948 में इसकी शुरुआत हुई और अल्बर्ट मेयर द्वारा उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में शुरू की गई। अल्बर्ट मेयर नाम के कोई व्यक्ति थे, इन्होंने उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में इसकी शुरुआत की। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ट्रिक से समझते हैं, याद हो जाएगा एक बार में ही। अच्छा, इटावा से आपको कौन सा शब्द समझ पड़ रहा है, कोई हमारा जो रोज़ की लाइफ में यूज़ होता हो, इससे हम बड़ी आसानी से याद रख सकें, तो वो हो जाएगा अपना ढाबा। इटावा ढाबा, ढाबा एक जैसे सुनाई पड़ रहा है ना आपको, इटावा ढाबा एक जैसे है ना। तो ढाबा में जब आप जाते हो, ढाबा में जब हम खाना खाने के लिए जाते हैं तो क्या कहाँ बैठते हैं, चेयर पर बैठते हो कि नहीं बैठते हो, कि फट्टी बिछा के नीचे बैठ जाते हो, चेयर पे बैठते हो ना। तो इटावा से ढाबा और चेयर से आप मेयर याद रख सकते हैं, अल्बर्ट मेयर। अल्बर्ट मेयर को चेयर बना लो, इटावा को ढाबा बना लो, तो क्लियर हो गया। इटावा परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई, अल्बर्ट मेयर के द्वारा। अब 1948 कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, 48 तो अड़ याद कर लो, अड़। आप जब आप ढाबा में चेयर पे बैठते हो तो बड़े अड़ के बैठते हो ना, कि कोई और नहीं बैठ जाए, जल्दी से जाके चेयर पकड़ लोगे अपनी, अड़ जाओगे कि नहीं ये तो हमारी चेयर है। जगह लूट लेते हो ना, जगह लूटना जिससे बोलते हैं, अड़ के बैठ जाना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि ढाबे में जब आप जाते हो तो अड़ के किस पे बैठते हो, चेयर पे बैठ जाते हो। तीनों चीज़ें याद हो गई। इटावा परियोजना 1948 और किसने शुरू की थी, अल्बर्ट मेयर ने। ठीक है, सभी को याद हो गया। आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण समाज में बुनियादी सेवाएं और कृषि सुधार लाना था। इसका उद्देश्य क्या था इटावा परियोजना का, इसका उद्देश्य ग्रामीण समाज में बुनियादी सेवाएं, ग्रामीण समाज की जो बुनियादी सेवाएं होती हैं, बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, और कृषि में सुधार लाना था, कृषि में सुधार और ग्रामीण समाज में बुनियादी सेवाएं लाना इसका उद्देश्य था। यह सीडीपी की आधारभूत परियोजना मानी जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि सीडीपी की आधारभूत परियोजना कौन सी है, तो इटावा परियोजना। ठीक है, ऐसे आप याद रखना। अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। अब अल्बर्ट मेयर के बारे में हमने क्या जाना कि इटावा परियोजना के संस्थापक थे। इनके प्रयासों ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की नींव रखी। क्वेश्चन बन सकता है इटावा परियोजना के संस्थापक कौन है, एक तो ये बन सकता है, तो क्या है हमारा अल्बर्ट मेयर। और सेकंड क्वेश्चन बन सकता है किनके प्रयासों से सामुदायिक विकास की कार्यक्रम की नींव रखी, किनके प्रयासों ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की नींव रखी, तो आंसर क्या होगा, अल्बर्ट मेयर। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर इसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने सीडीपी का उद्घाटन किया और इसे राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि
CDP को राष्ट्रीय नीति के रूप में किसने अपनाया? तो आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद कर लो, इसकी ट्रिक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम लोग बिल्कुल आदी हो जाओगे ट्रिक बनाने की, है ना। थोड़ा थोड़ा याद भी रखने की कोशिश किया करो, और कोशिश किया करो अपन भी ट्रिक बनाएं, ठीक है। अगर दीदी बना सकती हैं तो आप लोग भी बना सकते हो, बिल्कुल थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा SK डे। अब ये SK डे कौन है, ज़रा बताओ तो। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, इसका उदाहरण दे दे के आपको डे को कनेक्ट करो, डे को ज़रा मिलाओ, किस चीज़ से कनेक्ट हो रहा है ये डे वही हैं जिन्होंने फूल, पत्तियाँ, पेड़ पौधों, इनकी बात की थी, उद्यान की बात की थी। बताया था ना मैंने कि हम पेड़ पौधे, पत्तियाँ, उद्यान को कब छूते हैं? डे में छूते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो इन्होंने क्या करा, ग्रामीण विस्तार और सामुदायिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है SK डे ने, ठीक है। अब इटावा परियोजना के हम लोग क्या समझ लेते हैं, उद्देश्य समझ लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सिंचाई की सुविधाओं का विकास करना, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारना, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सिंचाई की सुविधाओं को विकास करना, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, लोगों को विकास कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। जैसे कि जैसे वो चलता है, श्रमदान चलता है, श्रमदान चलता है ना, नदी हम लोग साफ़ करते हैं जा जाकर, बहुत लोग शामिल होते हैं उसमें। तो क्या हो रहा है, ये विकास कार्यों में ही तो भाग ले रहे हैं ये लोग, सामुदायिक भागीदारी तो है भाई। नदी अगर साफ़ रहेगी तो एक कहीं ना कहीं इसमें लाभ किसका है? पूरी सिटी का है भाई, उसका पानी गंदा नहीं रहेगा। श्रमदान कर रहा है तो सामुदायिक संगठन ही बना रहे ना हम लोग, ठीक है। इसके बाद स्वयं सहायता की भावना, सामुदायिक ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर बनने के लिए सक्षम बनाना, ठीक है। स्वयं के विकास की भावना, स्वयं के सहायता की भावना, वही ग्रामीण समुदाय जो है आत्मनिर्भर होगा तो क्या होगा, आत्मनिर्भर अगर वो रहेगा तो कहीं ना कहीं स्वयं की सहायता ही कर रहा होगा ना वो, ठीक है। अगला है फिर हमारा स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं और आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं को लागू करना, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र जो है, अगर समुदाय बनेगा, संगठन होगा, तो समस्याओं पे सभी के दृष्टिकोण अलग अलग होंगे कि क्या क्या समस्या है हमारे ग्राम में। और समस्याएं जब तक नहीं होंगी तब तक क्या बोलते हैं वो, आपका समाधान नहीं होगा, है ना। या समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक समस्या ना हो। तो समुदाय के 4 लोग मिलकर ये विश्लेषण करते हैं कि हमारे गांव में किस चीज़ की कमी है, क्या और बेहतर हो सकता है कि हम अच्छा जीवन जी सकें। 4 लोग होंगे तो 4 तरह के दिमाग दौड़ेंगे, और 4 तरह के दिमाग दौड़ेंगे तो नई नई समस्या निकलेंगी, और समस्या निकलेंगी तो उनका समाधान निकलेगा, और समाधान निकल गया तो विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। एक फिर आगे बढ़ते हैं अपन कि मुख्य विशेषताएं और क्या है इसकी, किसकी चल रही है बात, इटावा परियोजना की चल रही है ना। सहभागिता आधारित विकास, इसमें ग्रामीण समुदायों को विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी बनाया गया है। इसमें ग्रामीण समुदायों को विकास कार्यों में सक्रिय भागीदार बनाया गया है। ग्रामीण समुदाय के लोगों को विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी बनाया गया है, मतलब विकास कार्य होंगे तो इनका उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी बताया गया है कि आप लोग उसमें इन्वॉल्व होगे तो आप खुद अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। सक्रिय भागीदारी रहेगी तो क्या होगा, ठीक है, विकास अच्छे से होगा, क्योंकि गांव का व्यक्ति ही उस पर्टिकुलर जगह की समस्याओं से परिचित हो सकता है। अगर कोई बाहर से आएगा तो इतनी बारीकी उसे नहीं पता होगी। आप 24 घंटे गांव में रह रहे हो तो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो कि इस गांव में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बाहर से कोई आएगा तो वो देखेगा कि गांव में कितने नल हैं, कितने कुएं हैं, देख कर रिपोर्ट बनाकर दे देगा कि सब कुछ है। लेकिन आप उस गांव में रह रहे हो, आपको जानकारी है कि नल तो है लेकिन उसमें पानी नहीं आता बराबर, कुआं तो है लेकिन गंदा पानी है ना। तो इसमें क्या होगा कि ग्रामीण समुदायों को विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है।
इसके बाद आता है स्वयं सहायता और स्वावलंबन। स्वयं सहायता और स्वावलंबन, इसमें क्या है, ग्रामीणों को अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने के लिए सक्षम बनाना। ग्रामीण व्यक्ति हैं, समस्या दिख गई उनको, लेकिन समाधान करने के लिए उन्हें क्या करेंगे, शिक्षित बनाना, उन्हें प्रशिक्षित करना कि आप खुद अपनी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर सको, समस्याओं को समाधान कर सको। ठीक है, आगे चलें। अब आएगा आपका सामुदायिक सेवाएं। इसमें कृषि विस्तार, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क निर्माण आदि शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम महत्वपूर्ण योजनाएं और परियोजनाएं। कुछ और योजनाएं और परियोजनाएं इसी से संबंधित, सामुदायिक विकास, सामुदायिक संगठन से संबंधित। तो अगली है इसकी फ़िरका योजना। कौन सी? फ़िरका योजना। फ़िरका योजना को देखो हम ट्रिक से याद करते हैं, समझना ध्यान से। फ़िरका 1946, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 को। ठीक है, 1947 को। अच्छा, इतने सालों से हम लोग गुलामी झेल रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि हमने आज़ादी के लिए आंदोलन छेड़ दिए, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई कर ली अच्छे से अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ भागने के लिए तैयार हो गए। कैसे हुआ ये सब? जब इंसान का दिमाग फिरक जाता है ना, फिर जाता है ना, दिमाग जब फिर जाता है ना अपनी जगह पे से, तो क्या होता है, इंसान फिर इतना गज़ब का जोशीला हो जाता है कि फिर उसके सामने शेर भी आ जाए तो उससे ही भिड़ जाता है। तो कुछ ऐसा ही हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या फाइटर्स हैं, उनका दिमाग फिर गया। अंग्रेज़ों ने इतना दिमाग ख़राब कर दिया था उनको अत्याचार कर के उनका दिमाग फिर गया। उन्होंने फिर जो आंदोलन छेड़े, जो लड़ाइयाँ करी, अंग्रेज़ों को भगा दिया। कब फिरा था दिमाग? 1946। मतलब फिरने से मतलब है गुस्सा आना, अंग्रेज़ों पर गुस्सा आया, फिर गया दिमाग। ठीक है, तो 1946 में उनका दिमाग फिरा और उन्होंने फ़ाइटिंग की और 47 में आज़ाद करा लिया। तो कब फिरा था दिमाग? 46 में। कब उनको, मतलब फिरने से मतलब ध्यान रखना, हर अनुचित मत लेना इस चीज़ को, ट्रिक है सिर्फ ये। उनका दिमाग फिर गया 1946 में और 47 में उन्होंने भगा दिया। ठीक है, तो फिरका जब भी याद आए आपको 1946 याद आना चाहिए। ठीक है, आज़ादी के ठीक 1 साल पहले। ठीक है, इस तरीके से। अब और किसका दिमाग कहाँ से हुआ था ये शुरुआत? मद्रास से। ठीक है, मद्रास से, मद्रास सरकार द्वारा। ठीक है, अब मद्रास को कैसे याद रखोगे? वही अगेन दास बना के रखा था ना, दास बना के रखा था भाई हमारे इंडियंस को, है ना, भारतीयों को क्या बना के रखा था उन्होंने? दास, मद्रास। ठीक है, दास बना के रखा था। फिर उनका दिमाग फिर गया, फिर उन्होंने क्या करा? भगा दिया अंग्रेज़ों को 1946 में। ठीक है, 1946 में उनका दिमाग फिर गया, किनका? हमारे इंडियंस का, सभी भारतीयों का। भारतीय ले लो आप, फाइटर वाइटर पे मत जाओ। भारतीयों का दिमाग फिर गया क्योंकि उन्होंने दास बना कर रखा था, यानी मद्रास, और उन्होंने भगा दिया उनको। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? गांधी जी के ग्राम स्वरोजगार के आदर्श को लागू करना। जो गांधी जी का ग्राम स्वरोजगार था, उसके आदर्श को लागू करना इसका उद्देश्य था। लक्ष्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास, स्वावलंबन को बढ़ावा देना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सर्वांगीण विकास में सब आ जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य आपका, और आर्थिक, सामाजिक, हर तरीके का विकास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कार्यक्रम क्या क्या करेगा कार्यक्रम? इसमें कृषि सुधार पर ध्यान दिया गया, कुटीर उद्योग का विकास किया गया, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। ये इसके कार्यक्रम हमने चलाए इतने। इसके बाद प्रभाव क्षेत्र क्या रहा? शुरुआत में राज्य के 34 फ़िरकाओं में लागू किया गया। प्रभाव क्षेत्र क्या रहा? शुरुआत में राज्य के 34 फ़िरकाओं में। अब फ़िरका क्या होता है? पहली चीज़ तो फ़िरका समझ लो भैया। फ़िरका मतलब होता है ग्राम समूह, गांव के समूह को फ़िरका बोला जाता है। ठीक है, तो पता नहीं क्या समझ रहे हो फ़िरका क्या होता है। तो फ़िरका मतलब ग्रामों का समूह, ध्यान रखना, गांव का समूह को क्या बोलते हैं? फ़िरका। तो शुरुआत में गांव के 34 फ़िरकाओं में लागू किया गया इसको। और प्रमुख कार्य क्या थे? कृषकों को प्रशिक्षण और कृषि सुधार के लिए सहायता। पहले तो कृषकों को प्रशिक्षण देंगे, फिर कृषि सुधार के लिए सहायता देंगे। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना और साफ़ सफाई की जागरूकता। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना और साफ़ सफाई की जागरूकता, ये इसके उद्देश्य प्रमुख कार्य रहे हैं।
और कुटीर और लघु लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर स्वरोजगार का सृजन करना। ओके, अगली आती है हमारी राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। राष्ट्रीय विस्तार सेवा, और इसका नाम क्या है पूरा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस इसका रहेगा, और शॉर्ट में इसको बोलेंगे NSC, सॉरी नेस, NES, नेस, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है, तो और ये कब आई थी, 1953 में आई थी, 1953 में आई थी। अब इसको याद करने की ट्रिक देख लो भैया। ठीक है, तो इसकी हम ट्रिक कैसे बनाएंगे, देखो सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम था वो कब आया था, 1952 में आया था, है ना, 1952 में आया था, और ये 1953 में है। तो आप ऐसे ही ट्रिक बना लो कि भाई सामुदायिक विकास जब होगा तो क्या होगा, उसमें विस्तार होगा, है ना, विकास होगा तो विस्तार भी होगा, बढ़ेगा भी, गांव शहर बनेगा, विस्तार होगा ना, शहर की तरफ जाएंगे, गांव फैलते फैलते कहाँ तक पहुंच जाएंगे, शहर तक, यानी विस्तार हो गया। तो कितना टाइम लगा इसको होने में, 1 साल लग गया भाई। 52 में विकास हुआ था, 53 में विस्तार हो जाएगा, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ओके, और ये 1953 में आई थी, और अप्रैल 1953 में, अप्रैल 1953 में ये आई थी। और इसका उद्घाटन कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1953 में, 2 अक्टूबर 1953 में। इसको फिर से आप ऐसा रख लो, देखो भाई एक बार तो ऑक्टोपस कब आए थे, 2 अक्टोपस कब आए थे, पहले तो 2 अक्टोपस आए थे 1952 में, है ना, फिर 2 अक्टोपस फिर से आ गए, कब आ गए, 1953 में भाई। पहले आए थे जब विकास हुआ था तब आ गए थे, अब विस्तार हो रहा है फिर वो आ गए थे। ठीक है, लेकिन इस बार उनको मारा नहीं, आ गए थे बस, तो आ गए थे 1 साल बाद। ठीक है, 1953 में 2 अक्टोपस फिर से आ गए थे। ठीक है, क्योंकि विस्तार हुआ था, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। उद्देश्य क्या है, कम लागत पर अधिक लोगों को जोड़ना और व्यापक कवरेज देना। कम लागत पर अधिक लोगों को जोड़ना और व्यापक कवरेज देना। ठीक है, कम लागत पर अधिक लोगों को जोड़ेंगे और क्या बोलते हैं, व्यापक कवरेज देंगे। ठीक है, इसके बाद प्रस्तावना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धन की कमी के कारण NES शुरू किया गया। सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम था उसमें धन की कमी के कारण इसकी शुरुआत की गई, NES की, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत की गई। संरचना देखें तो हर NES ब्लॉक में लगभग 100 गांव, कुल जनसंख्या लगभग 65,000। ठीक है, NES विस्तार सेवा में, राष्ट्रीय विस्तार सेवा में 100 गांव रहेंगे कम से कम, इसकी संरचना में 100 गांव रहेंगे, और कुल जनसंख्या 65,000 होनी चाहिए। 100 गांव में 65,000 इसकी जनसंख्या होनी चाहिए। आगे देखेंगे इसके चरण क्या क्या आएंगे, इसके चरण आएंगे सामान्य ग्रामीण विकास सेवाएं। राष्ट्रीय विस्तार चरण क्या होंगे, सामान्य ग्रामीण विकास सेवाएं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, तो क्या कहते हो आप लोग, हम लोग आगे फिर कल करें, है ना, एकदम नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा है। आज जो पढ़ा है इसका रिवीज़न करना, अच्छे से पढ़ना, बाकी का अपन फिर कल देखते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा जो कठिन चीज़ें हैं, जो कड़वी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाओ तो बढ़िया रहता, नहीं तो ज़्यादा कड़वा खाने से उल्टी भी हो सकती है। ऐसा ही, क्योंकि मैनेजमेंट अभी तक आपको डरा रहा था, तो एकदम बहुत ज़्यादा लेने से हो सकता है आपको इरिटेशन हो, तो वो नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा अपन टाइमिंग बढ़ाते चलेंगे, है ना, जितना डाइजेस्ट हो उतना ही खाएंगे। ठीक है, अभी तो इतना ही रहने देते हैं, धीरे धीरे 5-5 मिनट करके एक टाइम में ऐसा आएगा कि अपन 1-1 घंटे की क्लास ले लेंगे। ओके, वैसे ही मैनेजमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो छोटा ही है, हमारा हो जाएगा कवर एग्ज़ाम से पहले, बहुत पहले हो जाएगा। ठीक है, और ये ख़त्म होगा तो फिर अपन CDP शुरू करेंगे। तो पहले अपन मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट कर लें, CDP तो लगभग थोड़ी बहुत बनती है लोगों से, है ना, ये इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये अपन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में अपन CDP शुरू करेंगे। ओके।